Hello students, welcome to economic class CBSE 11th and 12th. Children, this is video number 42 and in this video we will discuss about the law of supply and assumptions of the law of supply, and we also discussed about exceptions to the law of supply. Before proceeding further, children, in this video let me remind you the points and the topic we have discussed in the previous video, that was video number 41. So children, वीडियो नंबर 41 में हमने आपको बताया डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जिसमें हमने आपको बताया कि प्राइस के अलावा वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से प्राइस फ्लक्चुएट होती है, यानी प्राइस इंक्रीज होती है या प्राइस डिक्रीज होती है। पिछले वीडियो में चिल्ड्रन हमने आपको ये भी बताया कि एक्सेप्शंस मार्केट डिटर्मिनेंट्स एंड इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स के बारे में हम लोगों ने बात की। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ सप्लाई की। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई चिल्ड्रन कोई ऐसा नया रूल नहीं है कि जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही बात कर ली थी जब मैं आपको इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल बता रहा था। तो उसमें आपने को बताया था मैंने कि किस तरीके से जो प्राइस के इंक्रीज होने से सप्लाई इंक्रीज होती है, प्राइस की डिक्रीज होने से सप्लाई डिक्रीज होती है। तो लॉ ऑफ सप्लाई में चिल्ड्रन कुछ ऐसा ही है। यस चिल्ड्रन, मुझे याद आ गया, मैं अभी आपको बता रहा था, मैं भूल गया था कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड और उसके अलावा हमने आपको बताया था डिमांड फंक्शन। ठीक है, तो पिछले वीडियो में ये दो पॉइंट्स है जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इस पॉइंट्स में लॉ ऑफ सप्लाई सबसे पहले है हमारे पास चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन लॉ ऑफ सप्लाई में बस इतना फर्क है, इट स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब है कि एक अगर पर्टिकुलर एक कमोडिटी है, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि ये है कोई भी एक कमोडिटी है, ठीक है, ये कमोडिटी ये है। तो इस कमोडिटी की जो डिमांड है, जो सप्लाई है, प्राइस की इंक्रीज होने पर क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होगी और प्राइस के डिक्रीज होने पर इसकी क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीज होगी, कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। पिछले वीडियो में चिल्ड्रन हमने आपसे बात किया था डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। तो डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड में सबसे पहले तो प्राइस ही आ जाता है। प्राइस के अलावा और बहुत सारे जो फैक्टर हैं, ठीक है, जिनकी वजह से हमारी जो सप्लाई है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो बाकी जितने भी फैक्टर हैं चिल्ड्रन हम उनको कांस्टेंट रखेंगे। तो अगर प्राइस अदर फैक्टर को हम कांस्टेंट रखें तो प्राइस के इंक्रीज होने पर प्राइस इंक्रीज होगी और प्राइस के डिक्रीज होने पर प्राइस क्वांटिटी सप्लाई चिल्ड्रन डिक्रीज होगी। अगर हम यहाँ पर एक शेड्यूल बनाते हैं तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्राइस और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्वांटिटी सप्लाई। तो 1 2 3 ये हमारा प्राइस है। तो 1 पे क्वांटिटी डिमांडेड 10 है, 2 पर 20 है और 3 पर चिल्ड्रन 30 है। तो आप देख सकते हो कि जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है और प्राइस डिक्रीज हो रहा है चिल्ड्रन तो क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाई में चिल्ड्रन पॉजिटिव रिलेशंस होता है, बट कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। हमने आपको बताया था चिल्ड्रन पिछले वीडियो में कि जो हमारा सप्लाई फंक्शन है, सप्लाई इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, यहाँ पे पी लिख लेते हैं, ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी हो गया। ये तो हमें ये चेंज होगा चिल्ड्रन, लेकिन बाकी जितने भी और फैक्टर हैं कि जैसे कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, गवर्नमेंट पॉलिसी होगी, ठीक है, गोल ऑफ द फॉर्म है, ये जो सारे जो अदर फैक्टर है चिल्ड्रन इन्हें हमें कांस्टेंट रखना है। यहाँ पे मैं अदर्स लगा लेता हूँ। तो अगर बाकी फैक्टर को मैं कांस्टेंट रखूँ तो प्राइस के इंक्रीज होने पर, ठीक है, क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होगी और प्राइस के डिक्रीज होने पर चिल्ड्रन क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज होगी। ये हम कह सकते हैं चिल्ड्रन की इकोनॉमिक्स का काफ़ी ईजीएस्ट लॉ है, या आप कह सकते हो कि सबसे ईजीएस्ट लॉ है जिसको याद रखना चिल्ड्रन बहुत आसान है कि क्वांटिटी सप्लाई में और प्राइस में पॉजिटिव रिलेशन होता है कि प्राइस इंक्रीज होगी तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगी तो सप्लाई भी डिक्रीज होगी। इसी को इकोनॉमिक्स में दिस फिनोमिना इज नोन एज लॉ ऑफ सप्लाई। चलिए लॉ ऑफ सप्लाई को गुड या ट्रू बनाने के लिए हमारे पास कुछ अजम्पशंस हैं, ठीक है, कुछ कंडीशंस हैं। उन कंडीशंस को चेंज नहीं रखना है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड में हमने बात की थी आपसे कि प्राइस के अलावा वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमारी प्राइस इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। तो वो बाकी जो सारे फैक्टर है चिल्ड्रन उनको हम
कांस्टेंट रखेंगे वही चिल्ड्रन हमारा यहाँ पर जम्पशंस हैं। तो लॉ ऑफ सप्लाई में केवल प्राइस चेंज होगा, बाकी चीज़ों को हमें कांस्टेंट रखना है, वही हमारा लॉ ऑफ सप्लाई का जम्पशंस है। तो कौन कौन से चिल्ड्रन वो जम्पशंस हैं? फर्स्ट जो जम्पशंस है चिल्ड्रन वो है नो चेंज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जिन फैक्टर्स को यूज करके प्रोड्यूसर ने कमोडिटी का प्रोडक्शन किया है उनके प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। लेबर जो है उसकी जो वेज प्राइस है वो चेंज नहीं होना चाहिए, जो रॉ मटेरियल है वो चेंज नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो महंगी नहीं होनी चाहिए, ना वो सस्ती होनी चाहिए। तो बाकी जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है यानी जिनको जिनको यूज़ करके लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है या इंटरेस्ट है, ठीक है, इन सभी की जो प्राइस है वो कांस्टेंट रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये चेंज नहीं होगी। तो अगर ये कांस्टेंट है तो प्राइस के इंक्रीज होने पर सप्लाई इंक्रीज होगी और प्राइस के डिक्रीज होने पर सप्लाई डिक्रीज होगी। नेक्स्ट चिल्ड्रन, नो चेंज इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। वो टेक्नोलॉजी, वो टेक्निक जिसको यूज करके प्रोड्यूसर ने कमोडिटी का प्रोडक्शन किया है वो चेंज नहीं होना चाहिए, टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट चिल्ड्रन, नो चेंज इन द गोल ऑफ द फर्म। फर्म का जो भी गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है वो चेंज नहीं होना चाहिए कि पहले जो फर्म था उसका ऑब्जेक्टिव था कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा, अब जो फर्म है उसका गोल हो गया है कि उसे सेलिंग मैक्सिमाइज करना है, तो वो भी कांस्टेंट रखना चाहिए चिल्ड्रन। गोल जो है फर्म का चेंज नहीं होना चाहिए। नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि रिलेटेड गुड है जैसे कि सब्सटीट्यूट गुड हो गया और कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो सब्सटीट्यूट गुड में चिल्ड्रन क्या है कि ये दोनों ऐसे गुड है जिनको हम एक दूसरे के इन प्लेस पर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। अगर हमें टी नहीं मिली तो मैं कॉफ़ी पी लूँगा, कॉफ़ी नहीं मिली तो मैं चाय पी लूँगा। तो जो कॉफ़ी है वो टी को सब्सटीट्यूट कर रही है, जो टी है वो कॉफ़ी को सब्सटीट्यूट कर रही है, तो ये क्या हो गए? सब्सटीट्यूट गुड हो गए। ठीक है, तो अगर हम टी हमारा जो गिवन कमोडिटी है तो कॉफ़ी के प्राइस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ऐसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कॉम्प्लीमेंट्री गुड। ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड ऐसे गुड होते हैं चिल्ड्रन जिनका जो कंजम्पशन है एक साथ होता है। अगर कोई एक कमोडिटी का हम यूज करेंगे तो दूसरे के बिना उसका कोई कंजम्पशन नहीं होगी। जैसे कि मैं बात करूं पेन और रिफिल की, कार एंड पेट्रोल की, मोबाइल और सिम की। तो सिम के बिना मोबाइल किसी काम का नहीं है, ठीक है, रिफिल के बिना पेन किसी काम की नहीं है और पेट्रोल के बिना कार नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया चिल्ड्रन रिलेटेड गुड के प्राइस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर, यानी कि आने वाले दिनों में, फ्यूचर में जो जिस कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं उसके प्राइस का कोई ऐसा कोई उम्मीद नहीं, मतलब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए कि मैं एक प्रोड्यूसर हूँ और आज किसी कमोडिटी का प्रोडक्शन में किसी एक पर्टिकुलर मान लीजिए 10 रुपीज़ में मैं सेल कर रहा हूँ। ठीक है, तुम कोई ऐसा उम्मीद नहीं होनी, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक हफ्ते बाद जो है इस कमोडिटी का जो प्राइस है वो इंक्रीज होने वाला है या एक हफ्ते बाद उस कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज होने वाला है। क्योंकि अगर एक हफ्ते बाद उस कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होने वाला है तो मैं क्या करूँगा, आज उस कमोडिटी की सप्लाई कम कर दूंगा और मैं वेट करूंगा कि जब एक हफ्ते बाद इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तब मैं सप्लाई ज़्यादा करूंगा। या मुझे ऐसा लगता है कि एक हफ्ते बाद इस कमोडिटी का जो प्राइस है वो कम होने वाला है तो मैं क्या करूंगा, मैं आज सप्लाई ज़्यादा करूंगा और मैं चाहूँगा कि आज मैं ज़्यादा सेलिंग कर लूँ ताकि मुझे प्रॉफिट मिल जाए, क्योंकि फिर तो प्राइस कम होने वाला है। उसके बाद चिल्ड्रन है नो चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी रिलेटिंग टू द प्राइस एंड प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी। आपको तो पता है चिल्ड्रन की जो गवर्नमेंट है वो या तो इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है प्रोडक्शन पर या फिर डायरेक्ट सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि मान लो गवर्नमेंट पहले किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के प्रोडक्शन के लिए सब्सिडी प्रोवाइड कराती थी, तो गवर्नमेंट ने कहा कि मैं सब्सिडी नहीं दूंगा। तो अगर गवर्नमेंट सब्सिडी बंद कर देगी तो प्रोड्यूसर के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो प्रोडक्शन कम होगा और वो फिर मार्केट में सप्लाई भी कम करेगा। या ऐसा हो सकता है गवर्नमेंट पहले उस पर टैक्स 10 रुपीज़ का लगाती थी, अब गवर्नमेंट ने 20 रुपीज़ का टैक्स लगा दिया। तो ये सारी चीज़ें चिल्ड्रन हमें कांस्टेंट रखनी है। ये किसी भी चीज़ में अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो प्राइस की इंक्रीज होने पर सप्लाई इंक्रीज होगी, प्राइस के डिक्रीज होने पर सप्लाई डिक्रीज होगी। तो चिल्ड्रन आई होप कि ये लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ सप्लाई के जो असम्पशंस हैं ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए हैं। अब चिल्ड्रन हम लोग बात कर लेते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। कुछ ऐसी सिचुएशन है चिल्ड्रन जहाँ पर ये लॉ ऑफ सप्लाई जो है ट्रू नहीं होता है, या हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो जाता है। तो चिल्ड्रन हमने लॉ ऑफ सप्लाई में आपको बताया कि प्राइस के कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस, व्हेन प्राइस डिक्रीज क्वांटिटी सप्लाई आल्सो डिक्रीजेस। कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई इंक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगा तो सप्लाई डिक्रीज होगी। कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, कि बाकी जितने और फैक्टर हैं उनको अगर हम कांस्टेंट रखें तो प्राइस की इंक्रीज होने पर सप्लाई इंक्रीज होगी और प्राइस की डिक्रीज होने पर सप्लाई
डिक्रीज होगी। वो कौन कौन से फैक्टर है जिनको हमें कांस्टेंट रखना है, वो ये फैक्टर है चिल्ड्रन, ठीक है। लेकिन चिल्ड्रन ऐसे बहुत सारे सिचुएशन है, ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हैं जहाँ पर प्राइस के इंक्रीज होने पर सप्लाई को इंक्रीज नहीं किया जा सकता और प्राइस के डिक्रीज होने पर सप्लाई को डिक्रीज नहीं किया जा सकता, जैसा कि लॉ ऑफ सप्लाई हमें बताता है। तो वो कौन कौन से कंडीशन है, कौन कौन सिचुएशन है, तो चिल्ड्रन ये है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई, जहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो जाता है। फर्स्ट है चिल्ड्रन एग्रीकल्चरल गुड्स। एग्रीकल्चरल गुड चिल्ड्रन आपको पता है कि ये एटमॉस्फेयर है, नेचर के अकॉर्डिंग होता है कि जो चीज़, अब जैसे सर्दियों में अगर आपको हो कि जो वाटरमेलन है उसकी डिमांड अगर बढ़ जाए या उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाए, तो आपको क्या लगता है कि सर्दी के दिनों में वाटरमेलन की सप्लाई को इंक्रीज किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वाटरमेलन एक ऐसा फ्रूट है जो सर्दियों में प्रोड्यूस होता है, गर्मियों में प्रोड्यूस होता है। तो हमें क्या है कि उसकी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए गर्मियों का वेट करना पड़ेगा। गर्मी का जब सीजन आएगा तब उसकी सप्लाई इंक्रीज हो सकती है। प्राइस, अब जैसे सर्दियों का टाइम अभी चल रहा है, तो इस टाइम में वाटरमेलन की डिमांड कितनी भी हो जाए, लेकिन प्राइस उसका कितना भी चिल्ड्रन ज़्यादा हो जाए, लेकिन उसकी सप्लाई को इंक्रीज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो जाता है। इसमें चिल्ड्रन मैंने आपको वाटरमेलन का एग्जाम्पल दिया, आप ऐसे और बहुत सारे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में आप सोच सकते हैं। उसके बाद चिल्ड्रन आ जाता है पेरिशेबल गुड। पेरिशेबल चिल्ड्रन गुड वो गुड होते हैं जिनकी जो लाइफ है वो बहुत शॉर्ट होती है। जैसे कि मैं आपसे बात करूँ वेजिटेबल्स की, मैं आपसे बात करूँ फ्रूट्स की, मैं आपसे बात करूँ मिल्क की। तो ये क्या है चिल्ड्रन, ये ऐसे गुड्स हैं जिनकी जो लाइफ है बहुत कम है। तो अगर मैं एक सब्जी बेचने वाला हूँ, आपको सपोज करो कि मैं एक सब्जी बेचने वाला हूँ और मैं सुबह हरी सब्जियाँ लेकर आया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं चाहूँगा कि वो हरी सब्जियाँ शाम तक मेरी बिक जाएं। अब मान लीजिए शाम तक वो इन केस नहीं बिक पाई, तो मैं अगले दिन चाहूँगा कि जैसे ही मैं सुबह मार्केट में अपनी सब्जियों को लेकर जाऊँ वो जल्दी से बिक जाए। क्यों? क्योंकि अगर मैं नहीं बेचूंगा तो भी उसको ख़राब होना है। तो अगर मैं 10 रुपये का खरीद कर लाया हूँ तो मैं चाहूँगा कि 10 रुपये से ज़्यादा का बिके, लेकिन अगर 10 रुपये से ज़्यादा का नहीं बिका तो मैं चाहूँगा 10 रुपये में बिके। अगर 10 रुपये में भी नहीं बिका तो जितने में भी बिकेगा चिल्ड्रन मैं उसको बेचने की कोशिश करूँगा। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ जो है बहुत छोटी है, वो 1-2 दिन में ख़राब हो जाने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि मैं वेट करूँगा कि जब इसका प्राइस ज़्यादा हो जाएगा तो मैं इसकी सप्लाई इंक्रीज करूँगा और प्राइस का मैं नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे बेचना ही बेचना है। ऐसे चिल्ड्रन अगर मैं मिल्क की बात करूँ, फ्रूट की बात करूँ, तो ये सारे पेरिसेबल गुड हैं, इनकी लाइफ बहुत कम होती है, ठीक है। तो इसकी जो सप्लाई है या इसकी जो सप्लाई है वो प्राइस के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, हमें कभी कभी फोर्सफुली भी सेल करना पड़ता है। उसके बाद चिल्ड्रन हमारे पास एग्जाम्पल एंटी गुड्स एंड रेयर आर्टिकल्स एंड पेंटिंग्स। चिल्ड्रन कुछ ऐसे गुड्स हैं जिनकी सप्लाई को चिल्ड्रन इंक्रीज नहीं किया जा सकता। जैसे अगर मैं बात करूं कि एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग्स, तो एम.एफ. हुसैन ने पेंटिंग्स को बहुत साल पहले बनाया था, ठीक है। अब मार्केट में उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो प्राइस बहुत ज़्यादा है तो क्या उनकी सप्लाई को इंक्रीज किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि एम.एफ. हुसैन अब रहे नहीं और वो अपनी इतनी पेंटिंग बना नहीं सकते, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए कि कोई एक ऐसा लेटर है जो जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को एक लेटर लिखा था, ठीक है। तो अब उसकी मान लीजिए ऑक्शन हो रही है, नीलामी हो रही है, बोली लगाई जा रही है, तो क्या उसकी प्राइस तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्या, लेकिन क्या हम उसकी सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं? सप्लाई को इंक्रीज चिल्ड्रन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट चिल्ड्रन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द प्राइस। अगर प्रोड्यूसर को लगता है कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी की जो प्राइस है फ्यूचर में इंक्रीज होने वाली है, तो वो क्या करेगा कि आज जो है उसकी सप्लाई को कम कर देगा। मान लीजिए आज प्राइस है 10 रुपीज़, कल हो गया 11 रुपीज़, ठीक है, फिर अगले दिन हो गया 12 रुपीज़। तो प्रोड्यूसर को लगेगा कि जब 1-1 रुपये करके प्राइस बढ़ता जा रहा है तो हो सकता है कि एक हफ्ते बाद इसका प्राइस जो है बहुत ज़्यादा हो जाए, 7 रुपीज़ हो जाए या 10 रुपीज़ हो जाए, तभी मैं 10 दिन के बाद मैं सप्लाई को इंक्रीज करूँगा। तो देखिए चिल्ड्रन यहाँ पर क्या है कि प्राइस तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो वेट कर रहा है कि जब इसका प्राइस अचानक से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 10 रुपये या 20 रुपये हो जाएगा, तब मैं सप्लाई को इंक्रीज करूँगा। उसके बाद चिल्ड्रन लैक ऑफ रिसोर्सेज। ऐसे चिल्ड्रन बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनके पास इतने सारे रिसोर्स नहीं हैं। उनकी कंट्री में क्या है कि पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उनकी सप्लाई ज़्यादा नहीं हो रही है। अच्छा, डिमांड ज़्यादा होने से क्या है कि कमोडिटी का प्राइस बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी वो सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास रिसोर्स की बड़ी शॉर्टेज है, उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास इतना कैपिटल नहीं है, उनके पास इतनी मशीनरी नहीं है कि वो प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें। तो मोस्टली मैं साउथ अफ्रीकन कंट्री की बात कर रहा हूँ जहाँ पर
कैपिटल की और रिसोर्सेज की बहुत शॉर्टेज है, जबकि वहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा है और डिमांड की वजह से जो कमोडिटी हैं, जो प्राइसेस उनकी हैं कमोडिटी के, वो बहुत ज़्यादा है। लास्ट जो पॉइंट है चिल्ड्रन वो है लेबर मार्केट। लेबर मार्केट में चिल्ड्रन यहाँ पर आ जाती है, बात होती है लेबर की। तो लेबर का चिल्ड्रन क्या है कि अगर किसी लेबर को पहले कम पैसे मिलते थे, वो ज़्यादा मेहनत करता था, अब उसको ज़्यादा पैसे मिलने लगे। तो जब उसको ज़्यादा पैसे मिलने लगे तो हम कह सकते कि वेज रेट इंक्रीज हो गया। तो जब वेज रेट इंक्रीज हो जाएगा चिल्ड्रन, तो वो क्या करेगा, वो चाहेगा कि मैं अब कम मेहनत करूँगा। ये लोगों की चिल्ड्रन टेंडेंसी होती है कि जब उसके किसी पर्सन के को ज़्यादा पैसे मिलने लगते फिर वो कम मेहनत करना चाहता है। तो यहाँ पर चिल्ड्रन आप देख सकते हो कि लेबर तो जो वेज रेट है वो तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन क्या है कि उसकी सप्लाई इंक्रीज नहीं हो रही है। तो ये थे चिल्ड्रन लॉ ऑफ सप्लाई, एजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई एंड एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। आई होप ये 3 पॉइंट्स जो मैंने आपसे डिस्कस किया ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो चिल्ड्रन दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।